हेलो, वेलकम टू S19 एजुकेटर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए क्लास 11th चैप्टर 1 मैथमेटिक्स की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सीरीज़ उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो बच्चे अभी 10th के एग्ज़ाम दे चुके हैं, जिनका भी रिजल्ट आना बाकी है और वो 11th की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ में उनके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है जो बच्चे अब 11th क्लास में कॉमर्स स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम लेने वाले हैं, क्योंकि उनके पास मैथमेटिक्स होगा और उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। साथ में उन बच्चों के लिए जो फ्यूचर में जेई के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आईआईटी जेई या जो भी इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देना चाहते हैं एंट्रेंस, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तक क्योंकि हम इसमें बेसिक से लेकर बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की स्टडी करेंगे, जो कि बच्चों के लिए उनके कंसेप्ट को काफ़ी अच्छी क्लियर कर लेगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपना ये मैथ्स का न्यू जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो वंस अगेन वेलकम टू ऑल। चैप्टर है हमारा सेट्स, क्लास 11th चैप्टर 1। चैप्टर्स में आगे बढ़ने से पहले कुछ अपने बारे में बता दूं मैं, जैसे कि अबाउट माई नेम इज़ संदीप कुमार, आई एम BSc B.Ed, I am also working as a educator at S19 Educator. You can connect with me at Facebook Sandeep Prajapati. Also you can follow S19 Educator Facebook page. You can connect with me YouTube S19 Educator channel. Also you can connect email sharpstudypoint@gmail.com. If you have any queries, you can send me mail. I will reply probably. You can also follow me on Telegram channel S19 Educator. तो अबाउट मी के बाद हम अब चलते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो आपकी हमारी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले एक ब्यूटीफुल कोट की बात करते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो मोटिवेशन है आज की, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य से मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। वंस अगेन आई रिपीट, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य से मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। चलते हैं हम आगे। तो आज के हमारे सेशन में होगा सेट वर्सेस कलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ सेट, कार्डिनलिटी, सबसेट, पावर सेट। ओके, अब ये सब चीज़ें करने से पहले हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं। उन सवालों के जवाब आप ध्यान से सुनने के बाद दें। पहला सवाल, नेम ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंडिया विच अनलिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में सभी शामिल भाषाओं के नाम बताएं। दूसरा सवाल, नेम ऑफ फेवरेट लैंग्वेज, उनमें से जो आपकी फेवरेट है उसका नाम बताएं। नेम द सब्जेक्ट स्टडी इन CBSE क्लास 10th। CBSE क्लास 10th में आपने जिन सब्जेक्ट की स्टडी करी उनके नाम बताएं। फोर्थ, टफेस्ट सब्जेक्ट यू फाउंड, जो आपको सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट लगा उसका जवाब दें। अब मैंने ये क्वेश्चन में क्लास के 10 बच्चों से पूछता हूँ 1 by 1, तो उनके जवाब किस तरीके से चेंज होते हैं वो मैं इसके आंसर्स में बताता हूँ। अगर मैंने सवाल पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेज है, नेम बताएं, तो सब बोलेंगे 22 लैंग्वेज। जितने कि 10 के 10 बच्चे थे सबका आंसर सेम था। बट सेकेंड सिचुएशन, जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी फेवरेट लैंग्वेज, तो समवन सेड टू मी इंग्लिश है मेरी, तो समवन सेड मेरी हिंदी है, पंजाबी है, तेलुगु है, असमिया है, ठीक है, राजस्थान, ये सब के अलग अलग जो भी है। तो इस तरीके से अपनी अपनी लैंग्वेज बता रहे हैं। बट तीसरी सवाल को मैंने जब तीसरा क्वेश्चन पूछा कि CBSE में 10th क्लास में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट के बारे में स्टडी की, तो सबने बताया इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, और हो सकता है लैंग्वेज में थोड़ा चेंज हो, हिंदी की जगह कुछ दूसरी आए, लेकिन मोस्टली सबका यही था। हाँ, इसमें क्या था, ऑर्डर चेंज हो सकते हैं, ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं हम, सब्जेक्ट के नाम की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ नेम पे ध्यान दें। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा कि सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट आपका क्या है, इंग्लिश, हिंदी, समवन सेज टू हिंदी है मेरी तो इंग्लिश है, मेरी तो सोशल साइंस है, ठीक है, तो सबकी अलग अलग थी। अब हम एक चीज़ नोटिस करी हमने कि कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें आंसर सभी के लगभग सेम आ रहे थे, और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें सभी के आंसर
चेंज हो रहे थे, वेरी कर रहे थे। तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है इस क्वेश्चन के सिलसिले से, हमने ऑब्जर्वेशन में हमें ये मिला कि सम आंसर आर फिक्स्ड, फिक्स थे जब भी तो सबका सही मारा है, और सब आंसर डिपेंड ऑन सिचुएशन, डिपेंड ऑन चॉइस, डिपेंड ऑन वेरिएशन। तो जो आंसर बिल्कुल फिक्स थे, यानी कि वो यूनिवर्सल लेवल पे एक्सेप्टेबल थे, सभी को पता था ये फिक्स है ना, सभी को इस तरीके से उनके नॉलेज में थी। बट वो जो दूसरे थे उसमें भी था, लेकिन उसमें उनके वेरी चेंज हो रहे थे। चलो ये इन सवालों के जवाब हम अभी आगे क्लास में देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे कह रहे हैं कि हम आपको कुछ बेसिक चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इस चैप्टर में इन सवालों से हम लिंक करेंगे चैप्टर को, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ों पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम बेसिक की अगर बात करते हैं तो बेसिक में हमारा सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर? तो दोज नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, इस तरीके से चलता रहता है। आपका आगे आता है होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? वो नंबर जिनमें नेचुरल नंबर के साथ साथ हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, इस तरीके से बढ़ता जाता है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो p अपॉन q के फॉर्म में होंगे, वेयर p एंड q आर आल्सो इंटीजर्स। इंटीजर्स p एंड q आर आल्सो इंटीजर्स होंगे, q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि कोई भी एक फ्रैक्शनल वैल्यू जिसमें p और q एक इंटीजर है, इंटीजर्स का मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कैन भी 0 हो सकता है। बट देयर इज वन कंडीशन, q इज नॉट इक्वल टू 0, जो q की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए 1/2, 7/9, 7/3, 2/1, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो पी नॉट रेशनल, जो रेशनल नहीं होंगे, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल √3, √7, √11, √5, √2, पाई भी आल्सो इरेशनल नंबर। इंटीजर्स ऑलरेडी मैं अभी रेशनल नंबर के टाइम पे ही कंसिडर कर चुका हूँ कि इंटीजर्स वो होते हैं जो नेगेटिव, पॉजिटिव इंक्लूड विद 0। ओके, तो आगे चलते हैं हम। आगे हमारा आता है रियल नंबर। रियल नंबर की अगर हम बात करें, रियल नंबर क्या होते हैं? तो रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे पुट कर सकते हैं, यानी कि नंबर लाइन पे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, आपका इंटीजर्स है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जो भी चीज़ें हैं उन सभी को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। तो दोज नंबर्स पुट ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। ओके, अब आता है कंपोजिट नंबर, सॉरी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं या तो वो खुद से डिवाइड होंगे या 1 से होंगे। फॉर एग्जांपल 2 हो गया, 2 किससे हो रहा है? या तो वो 1 से डिविजिबल है या तो वो खुद से इटसेल्फ। 3 भी सेम इसी तरीके से, 5 भी और 7 भी। ओके, इसके बाद हमारा आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो खुद दो से ज़्यादा जिनके फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 12 लिया, 12 के क्या होंगे? 1 भी, 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है, 6 से भी है और 12 से। तो 12 इज अ कंपोजिट नंबर, यानी कि मोर देन 2, दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे। ओके, और एक इंपॉर्टेंट लाइन, 1 जो है, 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट नंबर। 1 तो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ओके, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं तो जो आपके लिए ज़रूरी था, क्योंकि ये अब 10th में पढ़ चुके हैं, 10th तक तो लगभग मोस्टली सब ने पढ़ लिया ये, तो आगे की क्लास में काम आता है ये। इसके बाद आपका आता है हमारा सेट्स। सेट्स को हम जो बात कर रहे थे सेट्स पे, उसी पे आते हैं। अभी हम दो वर्ड का जिक्र कर रहे थे बार बार कि कुछ चीज़ें सेम है, यूनिवर्सल तौर पे सभी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, सभी उसको बता रहे हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो अलग अलग कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं जो चीज़ें यूनिवर्सल फॉर्म में हैं, जो सवाल पूछने पे इनका जवाब सबके सेम आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड।
क्या कहते हैं उनको हम? वेल डिफाइंड। और जो बार बार वेरी हो रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? कलेक्शन। तो इसकी डेफिनेशन सेट्स की क्या होगी? अ वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। कह सकते हैं अ वेल डिफाइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। सेट की डेफिनेशन ये होगी कि जो चीज़ें वेल डिफाइंड होगी वो ही हमारा सेट कहलाएगा। जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा था, हमने बोला था ना सेट वर्सेस कलेक्शन की बात करेंगे। तो सेट की बात करते हैं कि उसमें हमारा क्या है कि सेट जो है वेल डिफाइंड है, ठीक है। हो सकता है ऑब्जेक्ट की जगह किसी बुक में एलिमेंट लिखा हो, किसी बुक में आपका हो सकता है मेंबर्स लिखा हो, ऑब्जेक्ट लिखा हो, तो टू बी आल्सो सेम, देयर इज नो डाउट। ओके, तो वंस अगेन आई रिपीट, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट, उसको हम सेट कहते हैं। तो सेट की डेफिनेशन क्लियर है। इसके अलावा सेट के बाद हम कुछ नोटेशन पे चलते हैं, कुछ इनके बारे में है डिटेल्स। तो अगर जनरल बात करते हैं तो सेट्स को हमेशा हम किस में लिखते हैं? रिप्रेजेंट इन कैपिटल फॉर्म, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, जैसे ए बी एक्स डब्ल्यू जेड कुछ भी लिख सकते हैं, तो उसमें हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट्स विल बी रिटन इन कर्ली ब्रैकेट, किस में लिखा जाएगा? कर्ली ब्रैकेट या मिडल ब्रैकेट। वन मोर थिंग, वी नेवर राइट सेट इन लार्ज ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट, ना तो हम उसको बड़े ब्रैकेट में ना ही छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं, कभी नहीं लिख सकते। ओके, तो क्लियर है। वंस अगेन आई रिपीट, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेट क्या है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वी कैन राइट सेट विद कैपिटल लेटर, रिप्रेजेंट विद कैपिटल लेटर आल्सो। जितने भी एलिमेंट है वो रिटर्न किस में होंगे? कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ओके, तो आगे चलते हैं हम आगे। सेट की डेफिनेशन क्लियर है। सेट के बाद आता है सम नोटेशन, यानी कि आपके कुछ नॉन नोटेशन है जो अभी हम पढ़ चुके हैं, जो हम भी बार बार यूज़ करेंगे इस नोटेशन के बारे में कि ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं एन। एन क्या है? हमारा नेचुरल नंबर। एन, नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं। जेड, जेड से हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बुक में आई भी लिखा रहता है, कैपिटल आई। ऐसे आर को हम रियल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। सी किसका होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्यू किसका होता है? रेशनल नंबर का। एंड डब्ल्यू किसका होता है? आपका होल नंबर का। और आर प्लस होता है पॉजिटिव रियल नंबर का। तो ये कुछ नॉन नोटेशन है जो कि हम सेट्स लिखते समय इनका यूज़ करेंगे, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। वैसे तो ये सभी जानते ही हैं, बट किसी को डाउट हो तो आप इनको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आगे आपको ये वर्ड बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारे नॉन नोटेशन के बाद हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, और चैप्टर में हमारा आता है सम सिंबल्स। कि कोई भी अगर हो तो उसके अंदर आपको पता है किसी भी चीज़ को लिखने के लिए हमें क्या करें? सिंबल की ज़रूरत होती है। बिना हम सिंबल के तो कोई चीज़ क्योंकि उसको बिना सिंबल के लिखते हैं तो बहुत लंबा पड़ेगा और उसको लिखने में भी टाइम कंज्यूम होगा। तो हम क्या करते हैं? उसके लिए कोई शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। क्या करते हैं हम? शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं तो यहाँ देखो, सिंबल के लिए हम बात करेंगे तो आपके सामने सिंबल है जो आपके सी, और बीच में हम एक डैश लगाते हैं तो ये ई की तरह बनता है। थोड़ा ई, सी को ई में कन्वर्ट किया जाए तो ये बिलोंग्स टू बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? बिलोंग्स टू। और सिंबल का अगर हम बोलें तो सिंबल को एप्सिलॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एप्सिलॉन। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है इफ़ एक्स इज अ मेंबर। अभी मैंने बताया था ना, मेंबर भी बोल सकते हैं, एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। इफ़ एक्स इज अ मेंबर ऑफ सेट ए, सेट ए का कोई मेंबर है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट ऐसे, सेट ए वी राइट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि इसको ऐसे पढ़ेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए। और आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत आगे काम आएगा। एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट। यहाँ पे जो एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट लिखा होगा और सेट की जगह पे सेट होगा। ओके, तो आगे चलते हैं हम। आगे हमारा है आगे आता है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स। सेट्स की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी खुद की कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी होगी ना। तो इस थोड़ी स्लाइड पीछे हो गई, हाँ ओके फाइन।
तो प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हमारी, आ सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। सेट को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, उसमें हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लिखा है सेट ए 2 4 6 8 10। यहाँ पे 2 4 6 8 क्या है, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, फर्स्ट 5 इवन नंबर का हो गया ये। लेकिन हम उसको देखो सेकंड वाले में आपने देखा कि हम इसमें कैसे लिख रहे हैं 4 2 6 8 10। थर्ड नंबर पे आप देख रहे हो तो इसमें हम लिख रहे हैं 10 6 8 4 2। तो इनके ऑर्डर तो चेंज हो रहे हैं, नंबर्स तो वही है। तो पहली प्रॉपर्टी सामने निकल के आती है इसमें, अ सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है। ओके, आगे आता है हमारा सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी में है एलिमेंट्स, जो भी सेम एलिमेंट्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। आप फ्रूट्स वाले के यहाँ जाते हो और कहते हैं भैया आपके पास 4-5 फ्रूट्स हैं, चारों फ्रूट्स में से दे दो। तो वो क्या करता है, क्या उसमें कुछ केले डाल देता है, कुछ सेब डाल देता है, कुछ ग्रेप्स डाल देता है, कुछ ऑरेंज डाल देता है। तो उसमें आप ऐसे थोड़ी ना बताओगे कि 3 केले हैं, 12 ग्रेप्स हैं, 2 ऑरेंज है और 5 एप्पल, ऐसे तो नहीं बोलोगे। अगर आपको खाली नाम लिखना है तो उसमें क्या लिखोगे कि भाई बनानाज है, एप्पल है, ऑरेंज है और आपका ग्रेप्स है, तो ये तो लिखोगे। तो सेम इसी तरीके से आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो आपके सामने है इसमें आपका क्या है कि देखो 2 2 2 2 4 4 4 7 7 इस तरीके से। लेकिन दूसरे वाले में आप देख रहे हो कि देखो 2 कितनी बार आया, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने 2 लिखा। 4 कितनी बार भी आया, डजेंट मैटर, हमने 4 लिखा। 7 एक ही बार है तो भी हमने एक ही बार लिखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉपर्टी ऑफ सेट की सेकंड प्रॉपर्टी है कि उसमें हम रिपीटेड नहीं लिख सकते या सेम एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वंस अगेन आई रिपीट, दो प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि सेट को किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है, सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। सेकंड है वी कैन नॉट रिपीट एनी एलिमेंट इन सेट। ओके, हम रिपीट नहीं कर सकते। ओके, किसी को कोई डाउट? तो आगे चलते हैं हम। आगे हमारा आता है हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स। सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा मिस स्पेल हो गया, ये रीओरिएंटेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है। तो हम इसको किस फॉर्म में कर सकते हैं। पहला फॉर्म है आपका रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है आपका, रोस्टर फॉर्म। आपका फर्स्ट फॉर्म है रोस्टर फॉर्म और आपका सेकंड फॉर्म है, ये स्लाइड थोड़ी पीछे हो गई। ओके, तो फर्स्ट फॉर्म है आपका रोस्टर फॉर्म और सेकंड है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट आपका रोस्टर, सेकंड आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, आगे की हमारे नेक्स्ट स्लाइड है। देखो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म की अगर बात करें तो रोस्टर फॉर्म को पहली बात बोलते हैं रोस्टर फॉर्म इज आल्सो नोन एज सिंपल फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम सिंपल फॉर्म के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो ये यूनिवर्सली कोई भी अगर किसी से पूछे तो 1 to 5 काउंटिंग लिख देगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर, दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। दूसरा एग्जांपल है फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 का टेबल 3 का टेबल 4 टाइम्स लिख रहा है, 3 6 9 12 कॉमा लगा के कर्ली ब्रैकेट में लिख देगा, दैट इज रोस्टर फॉर्म। तो दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। ओके, इसके बाद हमारा आगे आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ये आपका इजी तो नहीं होता है बट इसको हम कहते हैं नॉट जनरलाइज फॉर्म कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, नॉट जनरलाइज फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का तरीका होता है एक्स 2 डॉट है, 2 डॉट जो आपके सामने है इनको कोलन बोला जाता है, कोलन। और इसको रीड कैसे करते हैं, सच दैट। किससे करते हैं, सच दैट। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इसमें आपके सामने कि आपका क्या है, ए जो है एक्स सच दैट एक्स इज अ फर्स्ट 5 इवन नंबर। ये फर्स्ट 5 इवन नंबर की बात कर रहा है तो हमने लिखा ऐसे एक्स सच दैट एक्स कॉमा एक्स इज इक्वल टू 2n। n का मतलब है कि 5 अगर इवन नंबर है तो 2 4 6 8 होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 5 है तो यहाँ पे 6, यानी कि आपको n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कितने करोगे, 6 तक करोगे। तो आप यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम 6 वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, 2 4 6
8 10 यानी कि 5 आप क्या आ जाएंगे। ओके, तो दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। ये तो अभी इंट्रोडक्शन है इसमें, बाकी जब ये मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपका ये हो गया। ओके, इसके बाद हमारा सेट बिल्डर फॉर्म के बाद आपका ये इस पोर्शन में तो इतनी ही, क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा करते हैं तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम यहीं तक ये फिनिश करते हैं। उसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग आप थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर कनेक्टिंग अस S19 एजुकेटर। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग S19 एजुकेटर, थैंकिंग यू। आप हमसे कनेक्टेड रहे और मैंने ये सीरीज स्टार्ट की, तो धीरे धीरे आपके चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो भी चीज़ें हैं वो मैं कराता जाऊँगा। तो मिलते हैं फिर से इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।